हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की साइंस की बुक की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर शरीर में गति कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम अध्याय 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी ना देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। सीटेट फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर, दोनों में ही आप लोगों ने देखा होगा कि एनसीईआरटी की बुकों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को एनसीईआरटी के बुक के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, शरीर में गति। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। हमारा जो शरीर है दिन भर कुछ ना कुछ गति करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है संधि। संधि क्या होती हैं? हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वहीं से हम अपने शरीर को घुमा पाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण से समझाया भी, कोहनी को आप घुमा पाते हैं तो उसका यही रीज़न है कि वहाँ पर दो हिस्से जुड़े होते हैं। तो आगे यहाँ पर अलग अलग संधियाँ बताई गई हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली संधि है कंदुक खल्लिका संधि। ये क्या होती है? इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, जैसे हाथ और कंधे को जोड़ने वाली संधि। तो ये कंदुक खल्लिका संधि क्या होती है कि आप जो अपने हाथ को चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। तो ये संधियाँ सभी दिशाओं में आपको गति प्रदान करती हैं। ये देखिए यहाँ पर कंदुक खल्लिका संधि दिखाई गई है। ये यहाँ पे इसका जॉइंट है, जिसको आप यहाँ से पूरे ऐसे चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट संधि कौन सी होती है? धुराग्र संधि। यहाँ पर देखिए हमने फिगर से भी आपको दिखाया है कैसे ये जुड़ी हुई होती हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धुराग्र संधि क्या होती है? गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि होती है। इसमें बेलनाकार संधि एक छल्ले में घूमती है। तो गर्दन और सिर के बीच में जो संधि होती है वो कौन सी होती है? आपकी धुराग्र संधि। नेक्स्ट है आपकी हिंज संधि। हिंज संधि का ये यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। पहले जानेंगे ये होती क्या है। हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है। हिंज संधि को कब्जा संधि भी कहते हैं, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। तो ये कहाँ पर होती है? आपकी कोहनी में। इससे आगे या पीछे एक ही दिशा में गति हो पाएगी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और दिया गया है। सिर के अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ इन संधियों से भिन्न होती हैं। ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती हैं। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि होती है। तो यहाँ पर देखिए अचल संधि का मतलब हुआ कि कुछ ऐसी भी संधियाँ होती हैं जो अपने जॉइंट में हिल जुल नहीं सकती, तो वही आपकी कहलाती हैं अचल संधियाँ। आगे बढ़ेंगे, कंकाल, मानव कंकाल। ये देखिए यहाँ पर फिगर भी दिखाया गया है कि ये जो अंदर अंदर की हड्डियों का ढांचा होता है वो मानव कंकाल कहलाता है। कंकाल के बारे में हम जानेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ शरीर को सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। तो ये देखिए आपका ये हो गया कंकाल। विभिन्न अस्थियां मिलकर एक ढांचे का निर्माण करती हैं, वही आपका कंकाल कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए नेक्स्ट आ जाता है पसली पिंजर। पसली पिंजर क्या होता है? हम देखेंगे कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं। ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर शंकु रूपी बक्सा बना हुआ है। इसकी जो अस्थियाँ होती हैं ये ऐसे मुड़ी हुई होती हैं, इसी को कहते हैं पसली पिंजर। आगे बढ़ेंगे, मेरुदंड। मेरुदंड क्या होता है? इसका निर्माण अनेक छोटे छोटे अस्थियों से बना है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो हम नीचे नहीं झुक सकते थे। तो क्या हुआ मेरुदंड का मतलब? ये जो मेरुदंड होता है आपका, ये छोटी छोटी अनेक अस्थियों से मिलकर बना होता है। ये देखिए इसमें छोटी छोटी अनेक अस्थियां हैं। अगर मेरुदंड आपका बिल्कुल ऐसे सीधा होता तो आप झुक नहीं पाते। अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनने की वजह से आप आराम से नीचे झुक सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है देखिए आपका श्रोणि अस्थि। श्रोणि अस्थि क्या होता है? यह बॉक्स के समान एक संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। अमाशय के नीचे जो भी अंग आपके पाए जाते हैं उसकी ये रक्षा करती है। ये बॉक्स के रूप में एक संरचना बनाती है। यह कूल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। ये देखिए यहाँ पर श्रोणि अस्थि दिखाई गई है। ये आपका अमाशय के नीचे पाए जाने वाले सभी अंगों की रक्षा करती है।
आगे बढ़ेंगे। मानव खोपड़ी। मानव खोपड़ी आप लोग जानते ही होंगे। देखिए इसका ढांचा दिखाया गया है मानव खोपड़ी का। मानव खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनती है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। खोपड़ी क्या करती है? जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है मस्तिष्क। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है उपास्थि। उपास्थि क्या होती है? कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो अस्थियां जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। तो यहाँ पर देखिए आगे चित्र में भी दिखाया गया है। ये देखिए कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। ये जो कान का हिस्सा होता है, आप लोग अपने कान का छूकर देखिए, यहाँ पर कोई अस्थि नहीं होती है, ऐसी उपास्थि होती है जो आराम से मुड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कर्णपाली। कर्णपाली क्या होती है? कान का ऊपरी भाग। उपास्थि उतनी लचीली नहीं होती जितनी कि कर्णपाली होती है। तो यहाँ पर देखिए अस्थि से ज़्यादा लचीली आपकी उपास्थि हो गई और उपास्थि से ज़्यादा लचीली हो गई आपकी कर्णपाली। तो उपास्थि से ज़्यादा लचीली होती कर्णपाली। कान का जो निचला हिस्सा होता है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका हो जाता है कर्णपाली और ऊपरी हिस्सा हो जाता है आपका उपास्थि। आगे बढ़ेंगे। पेशी। मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। आप एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। हम अपनी भुजा में कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं। इसे छूकर देखिए। इसमें जो उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, इसे हम पेशी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर हाथ सीधा है और यहाँ पर देखिए अगर आप अपने हाथ को मोड़कर खुद से चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने हाथ को ऐसे मोड़कर और उसको कंधे से छुआने की कोशिश करेंगे तो ये जो भाग है आपका, ये उभर जाता है। ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये जो उभरा हुआ भाग होता है, यही आपका हो जाता है पेशी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। संकुचित लंबाई के कारण पेशियां उभर जाती हैं। यहाँ पर हाथ को मोड़ा गया और ऊपर की ओर यहाँ पर छुआने का प्रयास किया गया, तो लंबाई संकुचित हुई, जिसके कारण ये जो पेशियां थी ये उभर आईं। नेक्स्ट पॉइंट है संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। वह अस्थि को खींचती है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है पेशी केवल खींच सकती है, यह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। पेशी का यहाँ पर क्या काम होता है? देखिए केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती किसी चीज को। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, दो पेशियों को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केचुआ। केचुआ के विषय में यहाँ पर बताया गया है, कुछ पॉइंट्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने सब रखा हुआ है। आगे देखिए फिगर में दिखाया भी हुआ केचुआ बहुत लोगों ने आप लोगों में से देखा होगा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुआ जो होता है, आपने देखा होगा, जिसने भी देखा होगा, वो ऐसे बढ़ बढ़ के चलता है। तो इसका जो शरीर होता है अनेक छल्लों से बना हुआ प्रतीत होता है। पीछे से खुद को सकोड़ता है और आगे की ओर बढ़ा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इनमें पेशियां होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अस्थियां किसमें नहीं होती, तो आपके 4 ऑप्शन दे सकता है। तो केचुए में नहीं होती हैं, जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। तो घटने बढ़ने में कौन सहायता करता है? इसकी पेशियां करती हैं। इस प्रक्रिया को केचुआ बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। तो केचुआ खाता क्या है? जब वो रास्ते में चलता है, कहीं पे भी चलता है, तो जो वहाँ पर मिट्टी आती है उसी को वो खाता है और जो उसके शरीर का अनपचा पदार्थ होता है उसे बाहर निकाल देता है और उसी से मिट्टी उपजाऊ बनती है। खेतों में देखिए माना जाता है कि अगर केचुए कुछ वहाँ खेतों में रहें तो वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है और पैदावार अच्छी होती है। तो यही रीज़न है कि वो खा खा कर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है और जो पदार्थ निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। जिन्होंने देखा है कोई बात ही नहीं, जिन्होंने नहीं देखा वो देखिए इस प्रकार का केचुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे। घोंघा। अगर देखिए आप लोग इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। घोंघा। घोंघे की पीठ पर जो गोल संरचना दिखाई देती है इसे कवच कहते हैं। ये देखिए घोंघा है और ये इसके पीठ पर गोल संरचना है, तो इसे क्या कहते हैं? कवच कहते हैं। यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता।
एकल एकक होता है। ये क्या होता है? अस्थियों का नहीं बना होता, ये एकल एकक होता है और ये घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है, जैसे घोंघा खींचता जाता है वैसे ही ये भी खींचता जाता है, लेकिन ये घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। घोंघे के विषय में नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, कवच का छेद खुलने पर उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आ जाते हैं। मोटी संरचना इसका पाद या पैर होता है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। तो ये देखिए आपका ये घोंघा हो गया, ये इसके ऊपर एक मोटी मांसल संरचना होती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका तिलचट्टा। तिलचट्टा तो बहुत लोगों ने देखा होगा। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। ये देखिए तिलचट्टा है, जमीन पर भी चलता है, दीवार पर भी चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, इसका कंकाल बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, तिलचट्टा के वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। यहाँ पर देखिए हर पॉइंट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट दे देता है और आपसे पूछ ले जाता है कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको हर पॉइंट क्लियर होगा तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसी का देखिए, वक्ष की पेशियां तिलचट्टे को उड़ने के समय उसके पैरों की गति प्रदान करती हैं। आगे पढ़ेंगे, पक्षी। यहाँ पर देखिए पक्षी के बारे में भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, पक्षी हवा में उड़ सकती है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। तो यहाँ पर देखिए पक्षियों की जो अस्थियां हैं वायु प्रकोष्ठ होती है, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की होती हैं परंतु अस्थियां इनकी बहुत ही मजबूत होती हैं। पक्षी का कंकाल दिखाया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है, अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। तो यहाँ पर देखिए अग्रपाद जो हैं तो वो अस्थियां रूपांतरित होकर यहाँ पर ये पक्षी के पंख बना देती हैं, और जो इसका पश्चपाद की अस्थियां होती हैं इनके चलने और बैठने में मदद करती हैं। तो ये पश्चपाद की हो गई और ये अग्रपाद की हो गई। आगे है, कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर देखिए पक्षियों के विषय में यही इंपॉर्टेंट है कि इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं और पश्चपाद की अस्थियां चलने और बैठने में मदद करती हैं और अग्रपाद की अस्थियां उनके उड़ने में मदद करती हैं। आगे बढ़ेंगे, मछली के विषय में देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट है, मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। क्या कहलाती है? धारा रेखी। नेक्स्ट पॉइंट है, मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर और मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका लगता है और मछली आगे की ओर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए मछली कैसे आगे की ओर बढ़ती है वही बताया गया है। नेक्स्ट है आपका सर्प। सर्प के बारे में क्या दिया हुआ है कि सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों न हों। पेशियां मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इस कारण से सर्प बहुत ही तेजी से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। सांप जो होता है सरल रेखा में नहीं, ऐसे नहीं चलता, ऐसे लहरा लहरा के चलता है। इस चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट बचा है आपका, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आपसे ऐसे प्रश्न पूछे थे। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि गैट ऑफ एनिमल्स किसकी पुस्तक है, तो आपकी अरस्तु की है। तो यहाँ पर देखिए जो चैप्टर 5 था आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी थे इसमें, तो इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।